बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास। कहते हैं कि इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोलर सेल, कि वो एलिमेंट जो कि सोलर सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको आप पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड या फिर किस ग्रुप में रखना चाहोगे। तो सोलर सेल के अंदर हमारे पास मौजूद होता है सिलिकॉन, जो कि हमारे पास ग्रुप नंबर 14 और पीरियड नंबर 3 में पाया जाता है। अगर आप इसको देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर तो कार्बन के नीचे जो है ना ये मौजूद है सिलिकॉन। तो कार्बन जो है ना सेकंड पीरियड का और उसका ग्रुप नंबर जो है ना 14 है, और इसी तरीके से जो इसके नीचे है यानी कि ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 14 हो गया। तो इसका आंसर बनेगा अल्फा यानी कि थर्ड पीरियड एंड 14 ग्रुप। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स में जो है ना वो डी सब शेल पाया जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है हमसे, तो जिसमें हमारे पास डी सब शेल होगा तो उसको हम इसमें चूज़ करेंगे। NH2 NP4, तो ये हमारे पास जो राइट साइड पे नॉन मेटल्स वगैरह हैं और मेटलाइड्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ये भी इसी तरीके से जो हमारे पास क्या कहेंगे उसको नोबल गैसेस वगैरह होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो होगा हमारे पास बीटा ऑप्शन, ये होती है ट्रांजिशन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड एमसीक्यू है, कहता है विच इज़ सॉफ्टेस्ट मेटल, सबसे जो नरम है वो कौन सी मेटल है। तो जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होती हैं वो सबसे सॉफ्ट मेटल्स हैं। इवन के आप इसको जो छुरी होती है उससे भी कट कर सकते हो। तो जो अल्कली मेटल हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद है तो वो सोडियम मेटल है। तो ये सॉफ्टेस्ट मेटल है। अगर आपसे ये भी एमसीक्यू पूछा जाए तो आपने अल्कली मेटल्स को जो है ना वो टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 4 है, कहता है अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म, कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म में जो एलिमेंट है वो सॉलिड है और उसका कलर क्या है, येलो है। विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स, जो कि फॉसिल फ्यूल्स में भी पाया जाता है। इंडिकेट द नेम। तो हमने चैप्टर 1 में इसके एलोट्रोप्स भी पढ़े थे। तो आप अगर देखो याद करना चाहो कि कौन सा जो एलिमेंट था उसका येलो कलर था और इसके अलावा जो है ना फॉसिल फ्यूल्स में भी पाया जाता है, तो वो हमारे पास होता है सल्फर। सल्फर का जो एक एलोट्रोप होता है उसका कलर भी येलो होता है और ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स में भी मौजूद होता है। इसके अलावा जो हमारे पास कार्बन होता है ये फॉसिल फ्यूल्स में भी पाया जाता है, लेकिन इसका कोई एलोट्रोप ऐसा नहीं है जिसका येलो कलर हो या फिर जो है ना ये सॉलिड स्टेट के अंदर जो येलोइश कलर में पाया जाए, तो वो सल्फर ही है। इसके दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है मोनोक्लिनिक और एक होता है रोम्बिक। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन आउटर मोस्ट शेल। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो है 7, यानी कि फर्स्ट शेल जो होगा 1s2 उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जो बाहर वाला जो वैलेंस शेल होगा यानी कि सेकंड शेल उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसकी टेंडेंसी हमने बतानी है कि इसको कितने चाहिए। तो इसके लिए आप जो है ना इसका अगर आपको वो पीरियोडिक नंबर उसका एटॉमिक नंबर याद है तो आप इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। तो इसका जो फर्स्ट शेल होगा उसके अंदर जो है ना हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 इसके अंदर आ गए। बाकी के जो हमारे पास 5 आएंगे, 5 बच गए ना, तो वो इसके अंदर आएंगे। अब अगर आप इसको गौर से देखो कि जो 2 इधर आ गए 5 इधर आ गए, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये जो है ना अपना ऑक्टेट रूल को जो है ना कंप्लीट करे। तो ऑक्टेट रूल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना लाजमी है। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मज़ीद इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक इस जगह पे और 2 यहाँ पे, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना गेन करने की एबिलिटी रखता है। विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है इन सब में से। तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आपको याद है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन की, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वैसे भी। विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका कह रहा है सबसे ज़्यादा होगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, क्योंकि एटम का साइज जो होता है वो बढ़ता चला जाता है और जो
उनकी जो बॉन्डिंग होती है एटम्स की आपस में एक दूसरे के साथ, वो वीक हो जाती है, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से उनकी जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो कम होती है। इसी वजह से उनके दरमियान जो आपस में बॉन्डिंग होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो इसमें से अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो सबसे ऊपर आता है सोडियम, देन आता है पोटाशियम, फिर आता है रुबीडियम एंड लास्ट पे सीजियम आता है। तो सबसे हाईएस्ट पूछा है उसने तो वो होगी सोडियम की। अगर लोएस्ट पूछता तो हमारे पास वो सीजियम की होती, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है और जो नीचे वाले एटम्स हैं उनका एटम मेल्टिंग पॉइंट वो डिक्रीज हो जाता है नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटेलिक करेक्टर चेंज इन द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में जो मेटेलिक करेक्टर होगा वो किस तरीके से तब्दील होता है। तो डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, ऐसे है ना। तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम इसको अरेंज करें जो सेकंड पीरियड के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम सबसे पहले, तो वो आता है बेरिलियम आता है ना, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर आता है स्ट्रोंशियम, फिर आता है बेरियम। तो मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ सबसे कम हो ज़्यादा होगा मेटेलिक करेक्टर। तो वो क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका है, देन किसका है, फिर किसका है। तो आप अगर देखो तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा, मैग्नीशियम का, फिर बेरियम का, फिर जो है ना स्ट्रोंशियम का, और फिर कैल्शियम का, देन जो है ना लास्ट पे मैग्नीशियम का। तो अगर आप इसको अरेंज करना चाहो तो कुछ इस तरीके से बनेगा, सबसे पहले बेरियम, देन सल्फर, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। यानी कि सबसे ज़्यादा बेरियम, सबसे पहले बेरियम आएगा, उस सबसे लास्ट पे मैग्नीशियम आएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियाई। तो आपने बताना है कि सबसे जो है ना करेक्ट ऑर्डर बताना है कि किसका जो है ना बड़ा होगा और किसका एटॉमिक रेडियस जो है छोटा होगा। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि अलोंग द पीरियड जो हमारे पास रेडियस होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। यानी कि जो अगर पीरियड में हम बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, देन ऑक्सीजन आता है, देन फ्लोरीन आता है। तो मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो होगा रेडियस होगा वो नाइट्रोजन का होगा, देन ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन सबसे छोटा होगा। तो इसकी अगर आप इसको देखो तो फ्लोरीन का सबसे बड़ा है, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का आ रहा है, और ये हमारे पास जो है ना इसमें देखा जा सकता है। अगर इसी को उलट करके लिखो ना तो 40 ऑप्शन बन जाता है। एमसीक्यू नंबर 10 है, कहता है कि द एलिमेंट हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लाइकली टू बिलोंग टू, कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना दोनों की वैल्यू कम हो वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो अगर आपको याद पड़ता हो कि अलोंग द पीरियड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती चली जाती है। यानी कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वो हमसे अगर ये पूछे, देखें अगर इसके ऑप्शन की तरफ, तो इसमें 1 जो है ना इस साइड पे आ रहा है, देन 13, देन 17, यानी कि हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इस ऑप्शन की अगर हम बात करें। तो उसने पूछा क्या है, लेस। अगर वो हाई कहता तो वो हाईएस्ट तो इसमें होती, अब वो लेस वैल्यू पूछ रहा है तो वो ग्रुप नंबर 1 के अंदर आएगी। तो यही वो जो एलिमेंट ग्रुप 1 के होंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो लेस होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको सारे जो है ना क्लियर हो गए हैं आंसर। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।